2019 के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री संदीप बख्शी जी, जो इन्होंने इस उम्मीद 1000 को आयोजित किया है और जिस मूल उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं, इसके आधार में रहने वाले श्री टी मुरलीधरन जी, एलुमनाई IIM अहमदाबाद एसोसिएशन से संबंधित हैं, प्रोफेसर HN वर्मा जी, प्रेसिडेंट जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शांता वेडुरी गांधी जी, CSR हेड RBL बैंक, डॉक्टर प्रीति बख्शी जी, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जसवीर सिंह जी गांधी, लीड साइकिलिस्ट कोच उम्मीद 1000 साइक्लोथॉन, इस विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, यहाँ उपस्थित सभी जो साइकिलिस्ट हैं, जो लगातार साइकिल चला के आ रहे हैं, ऐसे ही सभी साहसी साइकिलिस्ट बंधुओं, यहाँ आए थे अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित महानुभाव, यहाँ और भी छात्र छात्राएं भी दिखती हैं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे श्रीमान टी मुरलीधरन जी ने पहले समय देकर आज के इस कार्यक्रम की महत्ता के बारे में बताया था और कहा था कि उम्मीद 1000 जो साइक्लोथॉन है, जैसे श्रीमान गांधी ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ हुआ था और एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर, जिसके बारे में सामान्य तौर पर लोग ज्यादा विचार नहीं करते हैं, और वह महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिक से अधिक बालिकाओं को, अधिक से अधिक लड़कियों को शिक्षित कैसे किया जाए और साथ ही साथ शिक्षा की तरफ उन्मुख कैसे किया जाए, जागरूक कैसे किया जाए, यह मूल उद्देश्य। संपन्न लोग, मध्यम वर्गीय और जागरूक समाज में चाहे जैसी उनकी स्थिति हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इस समय जिस ढंग से वातावरण का निर्माण हुआ है, उसमें लड़कियों को भी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन साधना भाव के कारण और पूर्व से ही, पहले से ही बैठी हुई दिमाग में इस भावना के कारण कि लड़कियां ठीक है चली जाएंगी दूसरे घर में, लड़का है इसको पढ़ाएंगे तो हमारा जरा काम नहीं चलेगा, ये एक चीज बैठी हुई है, हालांकि अब समाप्त कर देना चाहिए, ये बैठी हुई, इसलिए लड़कियों को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है और जिसके कारण मैं ऐसा अनुभव करता हूं, देश, समाज, राष्ट्र सबका इसका नुकसान है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण देश और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। आप स्वयं अगर अनुभव करेंगे, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अच्छे योग्य लोग हैं, अब पूर्व काल में चाहे अपने ग्रंथों को पढ़िए, चाहे पौराणिक सारे कथानकों को देखिए, सभी में आप देखेंगे कि महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा महत्व दिया गया और उनके अंदर विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा मिलेगी।
प्रतिभा ही नहीं तो उनके अंदर शौर्य भी रहा है। राक्षसी ताकतों से भिड़ने की प्रबल संकल्प शक्ति भी रही है। उस संकल्प शक्ति के आधार पर अपने को अपराजय समझते हुए दुष्ट ताकतों को अपना विनाश कर दिया है। यह हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। सिंबॉलिक तौर पर अगर आप देखें तो दिखाई पड़ता है सरस्वती देवी वो ज्ञान के प्रतीक है। शी इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक है। और उसी ढंग से आप दुर्गा को देखें तो शक्ति की प्रतीक है और लक्ष्मी संपन्नता की प्रतीक है। तीनों ताकतें जब तक जुटेगी नहीं तब तक किसी भी समाज का न आर्थिक विकास हो सकता है, न सामाजिक शक्ति का एहसास हो सकता है और न ही सामाजिक ज्ञान को अवसर उपलब्ध कराते हुए किस ढंग से आगे बढ़ने की दृष्टि से प्रेरित कर सकता है इसका आभास हो सकता है। इसे तीनों चीजों के प्रतीक जो समाज और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है उसकी माताएं बहनें हैं, देवियां हैं। और भी अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जगद्गुरु शंकराचार्य, आदि जगद्गुरु शंकराचार्य बहुत कम अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक कम अवस्था में ही पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था उन्होंने और चारों धाम की स्थापना की थी। उस समय अद्वैत का एक चढ़ा था, बौद्ध के कारण थोड़ी परेशानी जा रही थी, आपस में अनेक प्रकार का विभेद था, उसको दूर करने का अभियान उन्होंने चलाया था। और उसमें शास्त्रार्थ बहुत होता था। बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र जी, कहते हैं कि उनके यहां वृक्षों पर रहने वाली चिड़िया भी संस्कृत बोलती थी। अगर कोई पता पूछता था कि भाई मंडन मिश्र का घर कहां है तो कहते हैं कि वातावरण में संस्कृत इतनी गुंजायमान थी कि चिड़ियों के भी मुख से संस्कृत का शब्द निकलता था। अगर तुम मंडन मिश्र को जानना चाहते हो तो यहां चले जाओ। एक अद्भुत वातावरण, और ऐसे अद्भुत वातावरण में मंडन मिश्र और जगद्गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। उनकी पत्नी मंडन मिश्र की भारती थी। ऐसा कहा जाता है, कितना सत्य उसको देना पड़ेगा, कि भारती इलाहाबाद की छात्रा थी, इलाहाबाद विद्यापीठ थी। उस समय इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ के नाते स्थापित था और देश भर की ऐसी बहनें आती थी जो सक्षम थी, राजे महाराजे परिवार की भी, और जो जागरूक लोग रहते थे वहां शिक्षा प्राप्त करती थी। उनमें भारती थी और भारती को उन्होंने फैसला करने के लिए रखा था न्यायाधीश के रूप में कि मंडन मिश्र और जगद्गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होगा तो कौन विजयी हुआ, इसका निर्णय भारती देगी। बाद में मंडन मिश्र कुछ बिंदुओं पर पराजित हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में जीत नहीं पा रहा हूं, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तर्क ये शक्ति के आधार पर मैं आपका शिष्यत्व धारण करूंगा। भारती का नहीं, अभी मैं अर्धांगिनी हूं, मुझसे भी शास्त्रार्थ करना। और कहते हैं कि शास्त्रार्थ करने के क्रम में ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी अनुभूति जगद्गुरु शंकराचार्य को नहीं थी। उन्होंने उसे समय मांगा, उस समय हमें दीजिए।
चूंकि योग साधना में इतने प्रवीण थे वो कि दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते थे। देवदूत शंकराचार्य दूसरे शरीर में प्रवेश कर कुछ दिन में अनुभूति की और अनुभूति करने के पश्चात फिर आए हैं तो फिर साक्षात हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े विद्वान लोगों के बीच में निर्णय देने की जिम्मेदारी न्यायाधीश के रूप में कोई रहा तो भारती जैसी ऐसी मिल जाती। महान विदुषी, अनेक वर्णन है और इसलिए अपने यहां बहनों की के बारे में कहा जाता है यत्र नारीश्व पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस अर्थ में ये रहता हूं, आज भी गृहिणियां हैं, घर में जाइए तो सफाई और सारी चीजें उनके माध्यम से दिखाई पड़ती है, उस बारे व्यवस्था करती है। सात्विकता का स्वाभाविक रूप से वातावरण रहता है और जहां सात्विकता का वातावरण रहता है वहां पॉजिटिविटी रहती है, जहां पॉजिटिविटी रहती है वही देवत्व होता है, वही देवत्व होता है। क्योंकि पॉजिटिविटी से ही सकारात्मक भाव बनते हैं और जब सकारात्मक भाव बनते हैं तो रचनात्मकता की तरफ लोग बढ़ते हैं, निगेटिविटी दूर होती है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब नारी पूजन थे आज भी स्थिति है, अगर ढंग से बहनों को हम रखेंगे तो परिवार के अंदर एक सात्विकता का सहज रूप से विकास होगा और देवत्व की अनुभूति होगी। और इसलिए इस बात पर जोर दिया गया। विभिन्न काल में महिलाएं आई, शौर्य के रूप में आई हैं, विदुषी के रूप में आई हैं, बड़े बड़े शासन को भी उन्होंने ध्वस्त किया है। और राजस्थान तो उसका जबरदस्त उदाहरण है, इससे बड़ा क्या कहा जा सकता है, जबरदस्त उदाहरण है। और इसलिए महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक जागरूकता का अभियान चला है। पहले भी शिक्षा पर जोर दिया जाता था, पहले भी कहा जाता था कि बहनों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन अभियान के तौर पर सहज रूप से लोगों के मन के अंदर भाव बनेंगे कि नहीं बेटी है तो ठीक है, बेटी भी हमारे लिए वरदान है, तो लड़का ही वरदान नहीं, बेटी भी वरदान है हमारे लिए। बेटी भी आगे चल करके तो ठीक है, बेटी भी चल करके बड़े बड़े शस्त्र को चढ़ाकर दुश्मन का छक्का छुड़ा सकती है। यह सहज रूप से लोगों के मन मस्तिष्क में बात आए, लोगों के मन में आना शुरू हो गई है। और इसलिए आज के काल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, ये तो ठीक है, जागरूक लोगों के माध्यम से चल रहा है। हमारी बहन बच्ची जी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, आपको संचालित करती है, और भी कई स्थानों पर है। शायद स्वयं आप देख रहे हैं कि ये साइकिल्स का अभियान चला रही है। देश के एकत्व की अनुभूति ये साइकिलिस्ट के माध्यम से करा रही है। और उदयपुर से चले हैं तो अमृतसर तक जाएंगे। अमृतसर तक क्यों जाएंगे? क्योंकि मन में आया गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु है, उनका 550वां वर्षगांठ है, गुरु पर्व है। ये गुरु पर्व या गुरु नानक देव ऐसे ही बन गए। उनका बड़ा विशाल दृष्टिकोण था, आत्मा का विस्तार था। सभी विश्व में रहने वाले, समाज में रहने वाले सब अपने, उस अपनेपन का एहसास लोगों के मन के अंदर सौहार्द का भाव पैदा करने में सक्षम है। और इसलिए उनकी सेवा जितना करोगे
लड़कियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, उतना ही परमात्मा की तरफ तुम उन्मुख होगे और स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यह गुरुदेव ने कहा है और इसलिए गुरुदेव ने स्वयं बहुत भ्रमण किया है, बहुत भ्रमण किया। गुरु नानक ने बहुत भ्रमण किया और आपने देखा कि भाई अयोध्या का जो फैसला आया उसमें एक बड़ा तथ्य ये स्वीकार किया गया। एक न्यायाधीश ने कहा कि गुरु नानक जी वो भी 1511-12 में राम के जन्म स्थान पर दर्शन करने गए थे। अब 1528 में बाबरी मस्जिद की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि 1511 में हो गए तो ये तो साबित हो गया कि राम के जन्म स्थान में। ऐसे महात्मा बुद्ध के सबका उदाहरण है। लेकिन इस तरह के महापुरुषों ने जो भी प्रमुख देश के लिए श्रद्धा के केंद्र बिंदु थे, उन स्थानों पर जा जाकर उन क्षेत्रों में लोगों के मन के अंदर देश की एकता की अनुभूति कराई। देश की संस्कृति की वो हमारा प्राण तत्व है। संस्कार और संस्कृति ये छोड़ा नहीं जा सकता, इस प्राण तत्व को नहीं समाप्त किया जा सकता है और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसको उन्होंने लगाया था और बहुत सारी चीजें हुई हैं। और ऐसे गुरु नानक देव का आज 550वां वर्षगांठ है और शांता जी ने ही सोचकर कि उदयपुर से चलो अमृतसर तक ऐसे महापुरुष के क्षेत्र में, ताकि लोग अनुभव कर सकें कि हमारा देश एक है। हम एकता के सूत्र में भौगोलिक हिसाब से भी और भावनात्मक हिसाब से एकता और एकात्मता, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों हिसाब से हम एक हैं। भावनात्मक एकता और देश की अखंडता, इसी को एकता और एकात्मता कहते हैं। जब ये दोनों के प्रति भावनात्मक हिसाब से लोग जुड़ते हैं तब उसलिए मरने में भी तैयार। यह अनुभव कराना इस भ्रमण के द्वारा, जहां बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं साइकिल यात्रा करते हुए भावनात्मक एकता को भी लोगों के अंदर प्रबल बनाना और देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक स्थितियां क्या हैं उसका भी दर्शन कराना, समाज में रहने वाले लोगों की विभिन्न प्रकार की बोली क्या है, सभ्यता क्या है, उसकी अनुभूति कराना। तो जहां एक तरफ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के साधन जुटाने की बात है, वहीं साइकिलिस्ट के माध्यम से उनके अंदर देश की भौगोलिक स्थिति का एहसास कराना, जगह जगह रह रहे लोगों के खान पान, बोलियां, सभ्यताएं, सांस्कृतिक उनके कार्यक्रम, इसका भी एहसास कराना। लेकिन उसके बाद भी सब एक है, यह अनुभूति कराना। यह जो उम्मीद हजार साहिब थान है, उसके पीछे का भाव है। दोनों भाव बड़े पवित्र भाव है। एक तरफ लड़कियों को पढ़ाने की दिशा में जगह जगह स्कूल खोलना, और विशेष हैदराबाद और उधर की तरफ, ताकि अधिक से अधिक गांव में लोग, गांव से बुलाकर ऐसे लोग जो अपने लड़कियों को पढ़ा नहीं सकते हैं, पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको भी मुफ्त में शिक्षा देना, विद्यालय उसके लिए खोलना और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। और दूसरा, इस अभियान के द्वारा देश की भौगोलिक स्थिति का एहसास कराना और जगह जगह रीजनल आधार पर जो समाज रहता है, जो लोग रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार का रहन सहन है, उस रहन सहन के विभिन्नता के अंदर भी हम एक हैं, इसका अनुभव कराना। ये दोनों चीज आप करा रहे हैं, इसलिए आप बड़े अभिनंदन के पात्र हैं।
आपका अभिनंदन है। और इसमें जो सहयोगी कर रहे हैं, जगह उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इसे जब हमें मुरलीधरन जी ने कहा, मुरलीधरन जी हमारे पूर्व परिचित हैं, मैं मंत्री था केंद्र में, तो हैदराबाद गया था तो उन्होंने एक मोबाइल संवाद तो ही था ना जॉस है, तो उन्होंने उसका उद्घाटन मुझसे कराया था। हमने कहा इससे क्या होता है? क्या ऐसा है कि किसी को अगर नौकरी देनी है और जो नौकरी चाहता है तो वो मोबाइल पर मिस कर देगा और उसको हम ले लेंगे और उसकी कैसे व्यवस्था उस तरह से करेंगे। तो हमने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, जरा इसे कराना चाहिए। तो मेरा संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम देवरिया है, विलंब तो नहीं हो रहा है? संसदीय क्षेत्र हमारा देवरिया है। तो हमने कहा भाई वो देवरिया बड़ा पिछड़ा इलाका है, पढ़े लिखे लोग जरूर हैं लेकिन बेकार नौजवान पढ़े हुए हैं, बीए हैं, एमए हैं, इंजीनियरिंग पास भी किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक भी हैं, ITI भी हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी चाहिए। हम लोग जाते हैं तुम्हें नौकरी दिलवाई, कहां से नौकरी दिलवाएं? तो हमने मुरलीधरन से कहा कि आप क्या हमारे यहाँ जॉब फेयर लगवा सकते हो? तो आपने कहा तो हम प्रयास करेंगे। तो ये और हमारे जो एसपी हैं यहाँ गोविंद जी हैं, ये प्रारंभ से ये उत्तराखंड कैडर के हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी। इन लोगों को लगाया और इन्होंने पूरा लगा के आप आश्चर्य करेंगे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जबकि देवरिया में कनेक्टिविटी थोड़ी कमी है, न जहाज है, रेल भी है, तो क्या है, रहने के लिए आवास की भी दिक्कत है, होटल नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे 40-40 कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और मैंने 3 प्रकार के जॉब किया, 3 वर्ष किया। ये तो केवल इंटरमीडिएट BA MA आर्ट साइड वाले थे, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। तो हमने कहा पहले इनको करो, तो उनका भी किया, तो उन्होंने काफी लोगों को जान दिया। दूसरा हमने किया ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, इन लोगों को भी कहा। और आप आश्चर्य करने, कलकत्ता की कुछ कंपनी आई थी, उन्होंने जो सिलेक्शन किया, सिलेक्शन में आधा प्रकार था, हम तो ऐसे कैंडिडेटों को ढूंढ रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा था, ये देवरिया में आने को मिले। और तीसरा मैंने जो मैनेजमेंट से संबंधित ये 3 जॉब्स का हमने करा था और इन्होंने किया। बेरोजगार लड़के जो पढ़े हुए थे, 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली, छोटे जिले में 3000 से ज्यादा नौकरी। और आप आश्चर्य करेंगे 10,000 से लेकर 50,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले प्रारंभ में। तो ये की मुरलीधरन जी का गुण था। इन्होंने अपने उससे रजिस्ट्रेशन कराया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं करना चाहा, पता नहीं क्यों उनका मेरा बड़ा लगाव है, मेरे प्रति इतना वो लगाव रखते हैं। मैं अगर कुछ कहता हूं तो उसे ना नहीं करते, और ये मेरी भी यही स्थिति, जब वो भी कुछ कहते तो मैं ना नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो सहज रूप से उसके साथ जुड़ने की इच्छा होती है, तो उन्होंने इसे संभाला है। और उन्होंने जब मुझसे आकर कहा कि मैं इस तरह से उदयपुर से आएगा और यहाँ आएंगे तो आपको उस दिन रहना है। सही बात, आज मुझे रहना था, बाहर रहना था उत्तर प्रदेश में। मैंने उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, हमें आप और इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने सुना कि JNU में हो रहा है। तो मैंने JNU तो दिल्ली में है, यहाँ तो क्या नहीं है, ये तो सुना था मैंने, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात सुनी थी, लेकिन ध्यान नहीं आया। तो मैंने थोड़ी सी बात चले गए,
क्योंकि यहाँ राज्यपाल होने के नाते सीधे सीधे विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों की नहीं है तो सभी की, ऐसा नहीं है। यहाँ तो कहीं जा सकते मैं अपना अधिकार में समझता हूँ और अपना अधिकार क्षेत्र में जानता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो सरकारी विश्वविद्यालय है उनकी है, वहां के बारे में जानकारी, तो हमें एक सभी वाइस चांसलर्स की बैठक बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बड़ी सफल हुई। 4 नवंबर को बुलाया था मैंने, और आप आश्चर्य करेंगे सभी विश्वविद्यालय के वीसी आए थे। 10:30 बजे से बैठे तो शाम के 6 बजे ही, बीच में केवल 1 घंटा खाने का, कंटिन्यूअस बैठे, हर विषय पर चर्चा। क्या अनुसार यहाँ चित्र करने की कोई आवश्यकता। मैंने यहाँ से जिक्र किया कि जहां जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जो अभी हमें बताया इन्होंने, कि सचमुच एक योग्य विश्वविद्यालय के रूप में गिना जा रहा है, और जैसे का बताया कि देश के यूनिवर्सिटीज में इसका 20वां नंबर है, 20वां नंबर। ये बहुत बड़ी चीज। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, और मैंने देखा कैंपस बहुत बड़ा है। हमने कहा इतना बड़ा कैंपस, इतने छात्र हैं, तो बताया 25,000, 10,000, 15,000 ऐसा होता है, ये है ना। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय के अंदर यह आयोजन निश्चित रूप से जो उद्देश्य लेकर श्रीमान एक मुरलीधरन जी और शांता जी, हमारे जयमीत सिंह जी जो कोच हैं, ये लेकर चले हैं, निश्चित रूप से सफलीभूत होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपेक्षा नहीं करता था कि इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको भाषण करना है, लेकिन बाद में मुझे तो आपने कहा नहीं कुछ कहना नहीं, 5 मिनट कुछ कह दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब हम बोले तो आशीर्वाद क्यों दें, अब आशीर्वाद देने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मेरे मन के अंदर भी कुछ भाव जो रहते हैं मैं आपको समझता हूँ। तो उस भाव के साथ आपके साथ मैं अपनी को जोड़ू, मैंने वही किया है। मैं राजनीति व्यक्ति जरूर था, इस समय नहीं होती, संवैधानिक व्यक्ति हूं, लेकिन राजनीति में नहीं बोलता हूं। ये मेरी शुरू से आदत रही है, जहां जिस प्रकार का विषय होता है उसी विषय पर लोगों के बीच में अपने को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं, और जो कमियां होती हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। मुझे जो लग रहा था बालिका शिक्षा के बारे में, जो वर्तमान सरकार के द्वारा तो जागरूकता ही नहीं तो उसके अनुरूप योजनाएं भी बनाई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसके कारण एक वातावरण का निर्माण हुआ है, माहौल बना है। उस माहौल को देखते हुए अधिक से अधिक बालिकाएं शिक्षित हों, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की भी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में हम लोग सकारात्मक कदम उठाएं, और जो इस तरह का अभियान चल रहा है, साइकिल के माध्यम से देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करना, और बालिकाओं के शिक्षा के लिए हम उस पर जो फंड अरेंज कर रहे हैं, किसी प्रकार का संकोच न रखते हुए आत्मविश्वास के साथ निश्चित भाव से लोगों को प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये चीज हो, यही अपेक्षा करते हुए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और ऐसे अवसर पर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।